तीन तरह की फाइल्स होती हैं आपकी डेटाबेस में, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रेगुलर फाइल्स। डेटा फाइल्स जो हैं और ये तीनों फाइल जो हैं ओरेकल की प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में होती हैं। आप ये नहीं कि इनको डायरेक्ट ओपन करके कुछ चेंजेस कर लें या कोई डाटा रीड कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। आप प्रॉपर क्यूरी के थ्रू ही डाटा इंस्टेंस के थ्रू डाटा रीड कर सकते हैं। इन फाइल में से डायरेक्टली डाटा रीड या राइट नहीं किया जा सकता, फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। ठीक है, डाटा फाइल्स जो हैं वो स्टैंड अलोन डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डाटा फाइल किसी न किसी टेबल स्पेस का पार्ट होती है। लेट्स से आपकी डेटाबेस में कोई एक टेबल स्पेस होगी, उस टेबल स्पेस में मिनिमम एक डाटा फाइल हो सकती है और मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लेट्स से आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट की, हर टेबल स्पेस का एक नाम होता है। लेट्स से आपने टेबल स्पेस का नाम रखा जी डाटा के नाम पे, कुछ भी नाम रख लेते हैं। डाटा के नाम से एक टेबल स्पेस रखी, उसमें आपने एक डाटा फाइल रखी जी डाटा, हर डाटा फाइल का एक नाम होता है, डाटा 01.dpf, एक्सटेंशन डजंट मैटर, लेकिन नॉर्मली डाटा फाइल्स की एक्सटेंशन .dpf रखी जाती है, लेकिन आप जो मर्जी रख लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही फॉलो करें। दूसरी डाटा फाइल आपने रखी, उसका नाम आपने डाटा 02.dpf रख दिया। तो ये दोनों डाटा फाइल्स डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकती हैं, एक सी पे पड़ी हुई है, दूसरी डी पे पड़ी हुई है, या एक U01 पे पड़ी है, दूसरी U02 माउंट पॉइंट के ऊपर पड़ी है लाइनक्स यूनिक्स के केस में। तो दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है। अब ये टेबल स्पेस क्या है? टेबल स्पेस कलेक्शन ऑफ डाटा फाइल जिसका ऑर्डर टेबल स्पेस। जैसे आपका एक फोल्डर है, फोल्डर खुद कुछ भी नहीं है, फोल्डर के अंदर आपकी सेट ऑफ फाइल्स होती हैं। फोल्डर का खुद कुछ साइज नहीं होता, आपके फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनका एक्चुअली साइज होता है। तो टेबल स्पेस क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसमें एक या एक से ज्यादा फिजिकल फाइल्स होती हैं जिनको डाटा फाइल्स कहा जाता है। ठीक है, टेबल स्पेस का एडवांटेज क्या है? टेबल स्पेस का एडवांटेज ये है कि आपके लिए स्टोरेज मैनेजमेंट और बहुत सारी बैकअप एंड रिकवरी से रिलेटेड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। तो आप कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर कोई डाटा फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। आप कोई ना कोई टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं और उसमें कोई डाटा फाइल ऐड करते हैं और बाद में और फिर आप यूजर्स को टेबल स्पेस एलोकेट करते हैं। लेट्स से आपने एक यूजर क्रिएट किया HR के नाम से, तो आप चाहते हैं कि वो यूजर टेबल्स क्रिएट कर सके, वो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके, तो उसको आप कोई ना कोई टेबल स्पेस असाइन करेंगे और जब वो यूजर लॉगिन होकर टेबल क्रिएट करेगा तो उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स के अंदर उसके जाके उसका डाटा स्टोर होगा, उसका टेबल्स जाके स्टोर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा डेफिनेटली कहाँ पे स्टोर होगा। अगर मतलब एक्चुअली तो फिजिकल जो स्टोरेज होती है वो आपकी हार्ड डिस्क की है और हार्ड डिस्क में कोई ना कोई फाइल होगी। ठीक है, तो इस केस में वो डाटा फाइल कहलाती है। हाँ, उस वक्त वो फाइल से उठा के मेमोरी में लाता है और वहां से आपको शो कराता है। ठीक है, वहां से फाइल से उठाता है, डाटाबेस बफर कैशे में लाता है, बफर कैशे से फिर आपको रिटर्न करता है। क्लियर? नहीं, देखें फाइल जो आपकी लेट से आपकी ये DPF डाटा 01.dpf का साइज 5 GB है, आपकी डाटा 2.dpf का साइज 2 GB है, तो टेबल स्पेस का साइज क्या हुआ? 7 GB। ठीक है, तो आपके सम ऑफ डाटा फाइल्स का जो साइज होता है वो एक्चुअली आपकी टेबल स्पेस का साइज है। ठीक है, ओके, अब फर्दर देखते हैं इसको आगे। तो ये आपके पास एक टेबल स्पेस में एक ये डाटा फाइल, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है। आपकी टेबल स्पेस का नाम है लेट्स से यूजर्स, आपकी डाटा फाइल का नाम है यूजर्स 01.dpf, इसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, इसका कोई साइज है। ठीक है, अच्छा, ये जो डाटा फाइल है फर्दर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होती है, उन चंक्स को एक्सटेंट्स कहा जाता है। दोस चंक्स आर कॉल्ड एक्सटेंट, ये लॉजिकल डिवीजन है। ठीक है, तो एक डाटा फाइल में मल्टीपल एक्सटेंट्स हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक्सटेंट का साइज होता है, ये आपके कंट्रोल में है। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंट का साइज 64 किलोबाइट होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एक्सटेंट्स हैं ये फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, इनको डाटा ब्लॉक्स कहा जाता है या ओरेकल ब्लॉक्स भी इनको कहते हैं। दीज पोर्शंस आर कॉल्ड डाटा ब्लॉक्स, या इनको सिर्फ ओरेकल ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, या ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक आप एक अगर बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें मिनिमम यूनिट जो है वो एक ईंट है। ठीक है ना, एक ब्रिक है। इसी तरीके से ओरेकल के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो मिनिमम यूनिट जो है वो एक ब्लॉक है। ब्लॉक का कोई ना कोई साइज होता है और ये जो साइज है ब्लॉक का, ये डेटाबेस क्रिएशन के वक्त आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं हो सकता। ब्लॉक का जो साइज हो सकता है वो हो सकता है जी 2 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, 16 किलोबाइट या 32 किलोबाइट, इनमें से कोई हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट आपके एक ब्लॉक का साइज 8 किलोबाइट होता है। अगर आप OLTP डेटाबेस बनाते हैं और अगर आप DSS बनाते हैं तो 16 किलोबाइट या 32 किलोबाइट होता है। ठीक है, एक्चुअली आपके एक ब्लॉक के अंदर ये डाटा जा रहा होता है। तो लेट्स से आपका 8 किलोबाइट का एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक में हो सकता है बहुत सारी रोज पड़ी हो आपके डाटा की। ठीक है,
और ओरेकल करता क्या है, जब आप कोई डाटा क्यूरी करते हैं, लेट से आपने किया कि सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, वो लेट से वो एम्प्लॉय की जो रिकॉर्ड है वो इस ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, तो ओरेकल ये एक इसमें से एक रो रीड करके मेमोरी में नहीं लेके जाएगा, बल्कि ये पूरा ब्लॉक रीड करके मेमोरी में लेके जाएगा। सो मिनिमम यूनिट ऑफ आईओ इज 1 ब्लॉक। एक वक्त में ओरेकल मिनिमम एक ब्लॉक हार्ड डिस्क से रीड करके मेमोरी में लाता है या मेमोरी से रीड करके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो आपका जो भी ब्लॉक का साइज होगा, एक ब्लॉक में लेट से 500 रोज है और आपको सिर्फ एक रो चाहिए, तो वो पूरा ब्लॉक रीड करके मेमोरी में लाएगा, वहां से आपकी रिक्वायर्ड रोज सर्च करेगा और फिर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मिनिमम यूनिट ऑफ आईओ इज 1 ब्लॉक, ये याद रखिएगा। ओके, अच्छा, लेट से आपने एक यूजर क्रिएट किया टेस्ट के नाम से और उसको आपने ये टेबल स्पेस असाइन की और उसको राइट्स दे दिया आपने कि वो टेबल्स क्रिएट कर सकता है। ये टेस्ट यूजर लॉगिन हुआ और उसने क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट चलाई और उसने एम्प के नाम से एक टेबल क्रिएट किया और उसमें कुछ कॉलम स्पेसिफाई किए उसने। तो क्या होगा, वो टेबल आके इस टेबल स्पेस की इस डाटा फाइल में आके क्रिएट होगा। ओरेकल करेगा क्या, तो उसको पहला जो फ्री एक्सटेंट है वो एक्सटेंट उस टेबल को एलोकेट कर देगा। जैसे ये आपका एम्प का टेबल है, उसको ये एक्सटेंट जो है, पहला एक्सटेंट उसको एलोकेट हो जाएगा। उसमें क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे। लेट से आपका एक एक्सटेंट का साइज 64 के और एक ब्लॉक का साइज 8 के है, तो एक एक्सटेंट में कितने ब्लॉक्स हुए, 8 ब्लॉक्स हुए, तो आपका 8 ब्लॉक का एक एक्सटेंट उस एम्प टेबल को एलोकेट हो जाएगा। जी, मिनिमम स्पेस एलोकेशन यूनिट इज 1 एक्सटेंट, इससे कम स्पेस एलोकेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस टेबल में बेशक 10 रिकॉर्ड एंटर हुए और एक ब्लॉक में आए, बाकी सारे ब्लॉक्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो किसी और टेबल को एलोकेट नहीं हो सकते। तो वंस एक टेबल को, हमारे लिए वो टेबल होता है, हम उसको टेबल कहते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, उसमें डाटा स्टोर करते हैं। वंस एक टेबल को स्पेस एलोकेट हो जाए तो वो ओरेकल उसको सेगमेंट कहता है। ओरेकल कॉल इट एज अ सेगमेंट, ओरेकल इसको एक सेगमेंट कहता है। वो करेंगी तो ये इसी सेगमेंट में डेफिनेटली। अब क्या होगा, जैसे ये उसने डाटा एंटर किया, पहला ब्लॉक फिल हुआ, दूसरा फिल हुआ, 8वां ब्लॉक फिल हुआ, तो ओरेकल क्या करेगा, नेक्स्ट अवेलेबल एक्सटेंट इस सेगमेंट को एलोकेट कर देगा। ये सेगमेंट ग्रोथ आ जाएगा जब तक इस टेबल स्पेस की डाटा फाइल में स्पेस। आपने एक और यूजर क्रिएट किया HR के नाम से, उसको भी आपने यही टेबल स्पेस दे दी, तो क्या होगा, ये लेट्स से ये एक्सटेंट फ्री है, ये जो कोई टेबल क्रिएट करेगा उस टेबल को ये एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा। लेट्स से इसको नेक्स्ट एक्सटेंट की जरूरत पड़ी, इसको अगला एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा। तो एक ही टेबल स्पेस की, एक ही डाटा फाइल में मल्टीपल यूजर्स के या एक यूजर के मल्टीपल सेगमेंट्स रिजाइड कर सकते हैं। सेगमेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो दो तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं, एक टेबल सेगमेंट्स होते हैं और एक इंडेक्स सेगमेंट्स होते हैं। तो आप जो टेबल क्रिएट करते हैं, ओरेकल बैकएंड पे एक्चुअली उसके लिए एक सेगमेंट क्रिएट करता है, ओरेकल उसको एक सेगमेंट कहता है। तो स्पेस एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेगमेंट कहा जाता है। या आप कोई इंडेक्स लगा दें किसी कॉलम के ऊपर, तो ओरेकल उसको उसके लिए सेगमेंट क्रिएट करता है, उसको एक्सटेंट एलोकेट करता है। देखिए, एक जो सेगमेंट है उसमें बहुत सारे एक्सटेंट्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ एक्सटेंट्स हो सकते हैं एक सेगमेंट के अंदर या एक टेबल के अंदर। नहीं हो, एक एक्सटेंट एक ही टेबल को एलोकेट होगा, मल्टीपल को नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी रीजन वही है कि जब आपका टेबल ग्रो करेगा तो उसी एक्सटेंट को यूज कर रहा होगा। नहीं, देखिए, मिनिमम एक चीज होती है स्पेस एलोकेशन यूनिट। मिनिमम जो स्पेस एलोकेट, अगर ओरेकल ब्लॉक्स में स्पेस एलोकेशन शुरू कर दे तो क्या होगा, स्पेस एलोकेशन की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा होंगी, एक ब्लॉक बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर स्पेस एलोकेशन में ही ओरेकल को इतनी परफॉर्मेंस वेस्ट हो जाएगी कि आप देखिए, आपकी बड़ी आपकी जो डेटाबेसेस होती हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर कंकरेंटली कनेक्ट होते हैं और बहुत सारी वो DML कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, वो बार बार स्पेस एलोकेशन के मसला। वो जब इनिशियली उसको सेगमेंट असाइन कर देते हैं, तो अब फ्यूचर में आपका टेबल ग्रो कर रहा है तो वो उसी को यूज कर रहा है। देखें, हाँ, सेगमेंट जो है, जब देखें आपका एक एक्सटेंट ये पूरा फिल हो गया, ये पूरा एक्सटेंट फिल हो गया, ठीक है, तो ओरेकल ये नहीं करेगा कि नेक्स्ट एक ब्लॉक एलोकेट करे, नेक्स्ट एक पूरा एक एक्सटेंट एलोकेट करेगा। ये सेगमेंट तो क्या है, टेबल को सेगमेंट कहते हैं। टेबल क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सटेंट्स इज कॉल्ड टेबल या सेगमेंट उसको कहें। अब टेबल ना गए हम उसको सेगमेंट कहें तो ज्यादा बेहतर। सेगमेंट टेबल को, ये टेबल या सेगमेंट इंटरचेंजेबल, ये दो एक ही चीज का नाम है। ठीक है, आप टेबल कहें या सेगमेंट कहें एक ही चीज है। तो सेगमेंट या टेबल क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सटेंट्स को टेबल या सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल कह रहे होते हैं, ओरेकल उसको बैकएंड पे उसको सेगमेंट कहता है, क्योंकि उसको स्पेस एलोकेट करता है। जो स्पेस एलोकेट होती है एक सेगमेंट को, वो एक एक्सटेंट एलोकेट होता है मिनिमम, एक एक्सटेंट से कम स्पेस एलोकेशन नहीं हो सकती एक सेगमेंट। ठीक है, ओके जी, यहां तक क्लियर है। सो यू कैन हैव एज मेनी टेबल स्पेसिस इन योर डेटाबेसेस एज यू वांट। ठीक है, तो कुछ डिफॉल्ट टेबल स्पेसिस भी बनी होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे आगे जब हम टेबल स्पेस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो
ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे डिस्कस होंगी, तकरीबन हर चीज़ के ऊपर एक पूरा एक चैप्टर या एक से ज़्यादा चैप्टर है, तो इसलिए ये डिटेल से सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर फर्दर डिटेल से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देन आपके पास हमने डाटा फाइल्स को कवर कर लिए, उनको हमने फर्दर ब्रेक करके देख लिया कि उसमें क्या क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर उसका क्या है। देन आपके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको कहते हैं जी कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल आपके पास एटलीस्ट एक कंट्रोल फाइल होनी चाहिए, और एक से ज़्यादा हो तो वो एक दूसरे का मिरर होंगे, उसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, मल्टीप्लेक्स होंगी। कंट्रोल फाइल नॉर्मली साइज इसका जो डाटा फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स आपकी जीबीज में होती हैं। एक डाटा फाइल, नॉर्मल डाटा फाइल का साइज मैक्सिमम 32 जीबी तक हो सकता है। एक नॉर्मल जो स्मॉल फाइल इसको कहते हैं, स्मॉल फाइल टेबल स्पेस होती है, उसमें अगर डाटा फाइल का मैक्सिमम साइज 32 जीबी हो सकता है, ठीक है। तो एक आपने नॉर्मल टेबल स्पेस क्रिएट की, उसमें एक डाटा फाइल इंसर्ट की क्रिएट की, वो मैक्सिमम 32 जीबी तक चली जाएगी। उसके बाद आपको फर्दर एक और डाटा फाइल उस टेबल स्पेस में ऐड करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, शुरू में जब टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल डाटा फाइल उसका पार्ट बना देते हैं। तो और बिग फाइल अगर टेबल स्पेस रखें तो एक टेबल स्पेस में एक ही डाटा फाइल हो सकती है, और उसका साइज अप टू 128 टेराबाइट हो सकता है, ठीक है, एक डाटा फाइल का। बिग फाइल टेबल स्पेस की अगर एक टेबल स्पेस क्रिएट करें तो उस एक टेबल स्पेस का साइज के अंदर एक ही डाटा फाइल हो सकती है, उस एक डाटा फाइल का साइज अप टू 128 टेराबाइट हो सकता है, उसमें नहीं ऐड कर। बिग फाइल टेबल स्पेस अगर आप दो तरह की टेबल स्पेसेस हैं, एक होती है स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस और एक होती है बिग फाइल टेबल स्पेसेस। स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स हो सकती हैं, बिग फाइल टेबल स्पेस में एक ही डाटा फाइल हो सकती है, ठीक है, उसमें और डाटा फाइल ऐड नहीं कर सकते। स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस में जितनी मर्जी डाटा फाइल बाद में ऐड करते हैं, लेकिन बिग फाइल टेबल स्पेस में आप डाटा फाइल एक ही रख सकते हैं। वो आप जब टेबल स्पेसेस का चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। कंट्रोल फाइल नॉर्मली एमबीज में इसका साइज होता है, और इसमें आपकी डीबी का नाम, डेटाबेस किस नाम से किस वक्त क्रिएट हुई, क्रिएशन टाइम स्टैम्प, चेक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन, एससीएन्स की इंफॉर्मेशन, डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशंस, रीडू लॉग फाइल्स, ग्रुप्स के नाम और उनके उसमें जो मेंबर्स हैं उनके नाम्स और लोकेशंस, बैकअप्स की इंफॉर्मेशन, ये आपकी कंट्रोल फाइल का सारा स्टोर किया जाता है। कंट्रोल फाइल हर वक्त बैकएंड पे यूज हो रही है डेटाबेस के अंदर। तो अगर कंट्रोल फाइल में कोई मसला हो गया तो डेटाबेस आपकी चल नहीं सकती, फौरन डाउन नहीं, वो डाटा फाइल्स के अंदर। हाँ, ये इसमें नहीं, इसमें कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं, इसमें डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। डाटा फाइल्स में डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसिस हैं, उनमें कितनी डाटा फाइल्स हैं, उनकी क्या लोकेशन हैं, एंड सो ऑन, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देन इंपॉर्टेंट फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, जिनको ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स भी कहा जाता है। रीडू लॉग फाइल्स ग्रुप्स के फॉर्म में होती हैं आपके पास, जैसे डाटा फाइल्स आपके पास टेबल स्पेसिस की फॉर्म में होती हैं, इसी तरीके से आपकी रीडू लॉग फाइल्स ग्रुप्स की फॉर्म में होती हैं। मिनिमम आपकी डेटाबेस को 2 ग्रुप्स चाहिए होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है। एक ग्रुप में एक फाइल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेट्स से अगर 2 ग्रुप है आपके पास, दोनों में एक एक फाइल है, तो ये क्या कहेगा, आप एक ग्रुप 1 है उसमें एक मेंबर है, जिसको मेंबर कहते हैं। एक ग्रुप 2 है उसमें एक मेंबर है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यू हैव 2 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज 1 मेंबर। वो जो मेंबर है वो रीडू लॉग फाइल, फिजिकल फाइल है जो ओएस पे किसी जगह पड़ी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं। आपके पास ग्रुप 1 है, उसमें आपके पास 2 मेंबर्स हैं, ग्रुप 2 है, उसमें भी आपके पास 2 मेंबर्स, ठीक है। ये जो ग्रुप 1 में 2 मेंबर्स होंगे एक दूसरे का मिरर होंगे। जो ग्रुप 1 के मेंबर 1 में डाटा राइट होगा वही उस ग्रुप 1 के मेंबर 2 में डाटा राइट होगा। जो ग्रुप 2 के मेंबर 1 में डाटा राइट होगा वही डाटा उसके मेंबर 2 में राइट होगा। एक दूसरे का इमेज कॉपी होंगे, ये एक दूसरे का, और रेड तो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी है ना, ये एक दूसरे का मिरर होंगे। वो हार्डवेयर अंडरलाइन हार्डवेयर पे, रेड इज समथिंग एल्स, वो तो आप हार्डवेयर लेवल पे ओएस से भी पहले वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो दैट इज समथिंग एल्स, वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में जब वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके पास ये फिजिकल 2 फाइल्स हैं, उस केस में तो आपको फाइल की जरूरत नहीं होती ना दूसरी फाइल की। रेड के केस में तो वो इंटरनली खुद ही मिररिंग कर रहा होता है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन इस केस में आपको पता है 2 फाइलें, एक ग्रुप में 2 फाइलें और आपने खुद ऐड की, तो एक फाइल जो होगी वो दूसरे का मिरर होगी। एक फाइल अगर लॉस हो जाती है दूसरी अवेलेबल है,
एक फाइल लॉस हो जाती है तो दूसरी अवेलेबल है, ठीक है, एक दूसरे का मिरर होंगे, रेप्लिका होंगे। तो आपके रीड टू लॉग ग्रुप्स क्या करते हैं, दीज कंटेन्स चेंजेस, डेटाबेस के अंदर जितनी चेंजेस होती हैं वो ये कैप्चर करता है। हाँ, मल्टीपल हो सकते हैं, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आप 2 से ज्यादा, 3 मेंबर रख लें एक ग्रुप के अंदर, 4 रख लें, 5 रख लेंगे, लेकिन जितने ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा दफा ओरेकल को राइटिंग करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा। नहीं नहीं, एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वही एक दूसरे का मिरर होते हैं, दूसरे ग्रुप का उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। एक ग्रुप में अगर मल्टीपल मतलब 4 फाइल, एक 1 2 1 पे 2 मिरर कर रहा है, 3 4 नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो 4 फाइलें हैं वो एक ही, चारों में एक ही डाटा राइट हुआ है, एक ही। लेट से आपने राइट किया ना कोई कंटेंट, लेट से आपने राइट किया जी ए इधर भी राइट होगा, ए इधर भी राइट होगा, ए इधर भी राइट होगा। सेम ग्रुप मतलब सेम डाटा, एक ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनमें एक ही डाटा राइट होगा। ये नहीं है कि उसमें 2 फाइलें एक दूसरे का मिरर होंगी, ऐसा नहीं है। अगर 3 फाइलें भी हैं तो वो तीनों होती हैं 3 वे मिररिंग है, वो उतनी स्लो होती जाएगी। इसलिए 2 होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो वो फिर परफॉर्मेंस चले है थोड़ी बहुत लॉस, लेकिन वो फिर आपका अवेलेबिलिटी का इशू होगा, डाटा लॉस के चांसेस होंगे फिर। और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर अवेलेबिलिटी ज्यादा बेहतर रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस लॉस होगी। तो इसलिए आपने ट्रेड ऑफ है, दोनों को जरा देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्या आपके लिए सूटेबल है। तो 2 नॉर्मली रखे जाते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रखे जाते, और 2 से कम भी नहीं, बाय डिफॉल्ट एक होता है हर ग्रुप के अंदर मेंबर। चलिए 3 फाइल्स आपको समझ आ गई, डाटा फाइल्स, जो ग्रुप ऑफ डाटा फाइल्स आपकी टेबल स्पेसिस कहलाती हैं। फिर उनके फर्दर हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, फिर हमने कंट्रोल फाइल को देखा, और फिर हमने रीड टू लॉग फाइल्स का, ये रीड टू लॉग ग्रुप्स को देखा। अब जरा इनको दो ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में एक मेंबर होता है, मिनिमम 2 बाय डिफॉल्ट 2 ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप में एक मेंबर होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, रिलीज टू रिलीज डिपेंड करता है। किसी रिलीज में हो सकता है 3 हो बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स, हर ग्रुप में एक मेंबर हो, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब जरा इसको रिलेट करते हैं जी आपके इंस्टेंस के साथ। ये आपका इंस्टेंस है, इंस्टेंस क्या है जी, आपका SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ये आपका इंस्टेंस कहलाता है। ये पोर्शन जो पूरा है ये आपका होगा मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, और फिर 3 तरह की फाइल जो भी हमने पढ़ी वो होंगी हार्ड डिस्क के ऊपर, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल मल्टीपल हो सकती हैं, और रीड टू लॉग ग्रुप्स या रीड टू लॉग फाइल्स। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये डाटा फाइल्स हैं और ये कंट्रोल फाइल्स, ठीक है। एक यूजर आया डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, उसके लिए एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा डेटाबेस सर्वर के ऊपर, जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो फिर SGA के अगर सब कंपोनेंट्स को देखें हम, तो आपका शेड पूल है, उसमें लाइब्रेरी कैशे, डिक्शनरी कैशे है, देन आपके पास DB कैशे है, फिर आपके पास लॉग बफर है। तो लेट्स से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर चलेगी तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट चली, सर्वर प्रोसेस के पास आई स्टेटमेंट, सर्वर प्रोसेस सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स चेक करने के बाद उस क्यूरी और उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक करेगा कहाँ पे, शेड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे में। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा और स्टोर कर देगा शेड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे में, और फिर उस क्यूरी से रिलेटेड जो डाटा है वो चेक करेगा डेटाबेस बफर कैशे में। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो वो अप्रोप्रिएट डाटा फाइल के अंदर जाएगा, वहां से वो डाटा लेके आएगा बफर कैशे के अंदर, और वहां से फिर यूजर का रिक्वायर्ड डाटा जो है वो यूजर को रिटर्न करेगा। ये स्टेप्स होते हैं एक नॉर्मल स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर आप DML स्टेटमेंट चलाते हैं तो फिर क्या होगा, जैसे आपने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई, वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट कर रहे हैं, उसकी सैलरी जो है वो है 12,000 डाटा फाइल के अंदर। तो क्या होगा, अपडेट की स्टेटमेंट आई सर्वर प्रोसेस के पास, सर्वर प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो बना लेगा और एग्जीक्यूशन प्लान स्टोर कर देगा लाइब्रेरी कैशे में। फिर उसके अगेंस्ट जो डाटा, जिस डाटा पे उसे मैनिपुलेशन करनी है, वो डाटा आपका DB कैशे में चेक करेगा। लेट से नहीं मिलता तो आपका सर्वर प्रोसेस हार्ड डिस्क पे जाएगा, वो डाटा रीड करेगा और मेमोरी के अंदर लेके आएगा। क्या चीज मेमोरी में लाएगा, ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर वो डाटा है, ठीक है। वो ब्लॉक एक मेमोरी के अंदर लेके आ गया,
और उस ब्लॉक में इस पर्टिकुलर रो में वैल्यू क्या होगी जिसको उसने अपडेट करना है 12,000। अच्छा, इसको चेंज करने से पहले इसको लॉक कर लेगा आपका ये पर्टिकुलर सर्वर प्रोसेस। लॉक क्यों करेगा? ताकि यही रो, ये पूरे ब्लॉक को लॉक नहीं करेगा, उस रो को लॉक कर लेगा जिस रो में आप ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो वो रो लॉक हो जाएगी। पर्पज इसका ये है कि कोई और यूजर इस रो के ऊपर कोई डीएमएल ना परफॉर्म कर सके, अपडेट या डिलीट ना कर सके। और लॉक करने के बाद ये जो 1200 की वैल्यू इसको कॉपी करेगा और हार्ड डिस्क के ऊपर एक और टेबल स्पेस की एक डाटा फाइल में जाके स्टोर कर देगा। अप्रोप्रिएट जो एक्चुअल डाटा फाइल है वहां पे तो 12,000 हो गई होगा, लेकिन एक और जगह भी जाके ये स्टोर कर देगा। इसको कहते हैं अनडू। एक टेबल स्पेस होती है आपके डाटाबेस में अनडू के नाम से, वहां पे पुराना इमेज यानी कि बिफोर मॉडिफिकेशन इमेज वहां पे रखा जाता है। और फिर क्या करेगा? ओरेकल इसको चेंज कर देगा। लेट्स से आपने उसकी सैलरी 12,000 से 15,000 कर दी, तो चेंज कहां पे होगी? हार्ड डिस्क पे चेंज नहीं होगी, चेंज ये मेमोरी के अंदर होगी। तो ये 12,000 से चेंज होके ये वैल्यू 15,000 हो जाएगी। और जैसे ये वैल्यू चेंज होगी, इस चेंज की एक कॉपी साथ ही आपके लॉग बफर में भी कॉपी कर दी जाएगी। और लॉग बफर में से थोड़ी देर बाद एक प्रोसेस इन्वोक होगा जिसको कहते हैं LGWR, लॉग राइटर। एक प्रोसेस होता है लॉग राइटर। वो क्या करेगा? यहां से डाटा उठाएगा और रीडू लॉग ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है 15,000 वो यहां पे आ जाएगी आपके इस ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से और बहुत सारे डाटा चेंज हो रहा होगा, वो साथ साथ आपके ग्रुप्स के अंदर आता जाएगा। क्लियर? अच्छा, हाँ जी। ओरेकल खुद करता है, आप यू डोंट नीड टू, आपने जस्ट एक अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करनी होती है, बाकी ओरेकल खुद करता है कि वो पुराना इमेज क्रिएट करना है, अनडू में रखना है, वो सारा कुछ वो खुद करता है। देखिए वो सर्वर प्रोसेस को चेक करेगा ना, वो देखें लेट्स वो लॉक को चेक करेगा। अगर रो पे ऑलरेडी लॉक तो नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ है तो वो वेट करेगा फिर। नहीं, टेबल लेवल पे नहीं, रो लेवल। जिस रो को हम मॉडिफाई करें वो रो लॉक होगी। वो लॉक रिलीज कब होगा? जब यूजर अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके कमिट या रोल बैक कर लेगा। ठीक है, कमिट या रोल बैक कर लेगा। मुझे ये बताएं कि कमिट का क्या मतलब है? हाँ, कमिट का मतलब है यू हैव परफॉर्म द चेंज, you have verified the change and you want to make that change permanent। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। कमिट से पहले के स्टेप है, कमिट के वक्त लेकिन डिपेंड करता है एक्चुअली। ये कमिट से पहले भी राइट हो सकता है, कमिट के बाद भी राइट हो सकता है। लॉग राइटर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस वक्त राइट करता है। लॉग राइटर जो है इवेंट जो राइट करता है, लॉग राइटर एवरी 3 सेकेंड राइट करता है बफर कैशे से, लॉग बफर से डाटा रीड लॉग फाइल्स के अंदर, या जब यूजर कमिट करे उस वक्त राइट करता है। तो हो सकता है जब आप कमिट करें उससे पहले आपका डाटा जा चुका हो रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, या फिर आपका ये जो रीडू लॉग बफर है 1/3 फुल हो जाए तब राइट करता है, या फिर आप डेटाबेस को शट डाउन करें तब राइट करता है, या फिर जब डेटाबेस राइटर राइट करे बिफोर डीबी राइटर से राइट करने से पहले राइट करता है। तो मैंने कमेंट नहीं किया, उससे पहले फर्स्ट स्टेप कर दिया, हाँ सेकंड के बाद लॉग बफर में राइट कर बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन ये इस ग्रुप से रोल बैक नहीं होगा, यहाँ से रिमूव नहीं होगा। वो देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें रहेंगे, हाँ, इवन आफ्टर कमिट। ठीक है, अच्छा देखिएगा, आपने डाटा अपडेट किया, अपडेट हुआ बफर कैशे के अंदर, आपने कमिट कर दिया। ठीक है, अभी वो देखते हैं कि वो इधर गया या नहीं गया। अच्छा, जब आपने डाटा कमिट कर दिया तो डाटा कहाँ पे राइट होना चाहिए? कौन सी डाटा फाइल है? जहां से वो आया था, नेट ये वाली डाटा फाइल है, यहां से वो डाटा आया था, कहां पे राइट होना चाहिए? इस डाटा फाइल के अंदर राइट होना चाहिए। ऐसे ही है ना, एक्चुअली इस डाटा फाइल के अंदर राइट होना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओरेकल क्या करता है, आपका वो डाटा राइट करता है रीडू लॉग फाइल के अंदर, आपको कहता है कमिट कंप्लीट, आपको मैसेज आता है कमिट कंप्लीट। कमिट कंप्लीट का मैसेज ही आपको तब आता है जब वो डाटा बफर कैशियर से रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग ग्रुप के अंदर राइट कर लेता है। और फिर डाटा फाइल के अंदर नहीं राइट करता, हालांकि जाना तो डाटा फाइल के अंदर चाहिए क्योंकि एक्चुअली तो वहीं से आया था। वहां पे फिर कुछ देर के बाद डाटा राइट करेगा, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये जब वो राइट करता है आपका डेटाबेस बफर कैशे से रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, फिर रीडू लॉग फाइल से रीडू लॉग बफर के अंदर, फिर रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल्स के अंदर। तो रीडू लॉग फाइल्स के अंदर आपका 2 तरह का डाटा पड़ा होता है, एक वो डाटा जो कमिट हो चुका है और एक वो डाटा जो कि अनकमिटेड है। 2 तरह का होता है, कमिटेड वर्सेज अनकमिटेड, दोनों तरह का डाटा इसमें पड़ा होता है। जो कमिटेड डाटा होता है उसको मार्कर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है अनकमिटेड डाटा से। उसके ऊपर जो मार्कर लगाया जाता है या उसको एक नंबर असाइन किया जाता है जिसको कहते हैं SCN नंबर, SCN, सिस्टम चेंज नंबर। ठीक है, तो लेट्स से आपने एक डाटा चेंज किया, पहली चेंज है आपके डाटाबेस में,
तो उसको ऐसे ही नंबर हो सकता है 001 मिले। मैं वैसे आर्बिट्रेरी नंबर आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज एक सिस्टम चेंज नंबर को एक प्रॉपर उसका एक तरीका है सिस्टम चेंज नंबर का, ये प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो लेट्स से आपने पहली चेंज की, आपने वो चेंज कमिट कर दी, तो उस चेंज का वो नंबर मिलेगा 001। और आपका एक रेगुलर ग्रुप है, हो सकता है उसमें चेंजेस पड़ी हो 001 से लेकर 099 तक, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी इस रेगुलर ग्रुप के अंदर बहुत सारी चेंजेस का डेटा पड़ा होगा। जो 001 चेंज है इसका मतलब वो कमिटेड चेंज है, लेकिन ऐसी चेंज जो कि कमिटेड नहीं है उसको कोई नंबर नहीं मिला होगा, वो मतलब उसको एससीएन नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है। ये जो चेंज होगी उसको कोई ना कोई नंबर मिला होगा, ये एससीएन नंबर उसको मिला होगा कि ये कमिटेड चेंज है। अच्छा, अब ओरेकल क्या करता है, एक्चुअली आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो चेंज आपने किया वो बफर कैशे के अंदर है। अच्छा, और बफर कैशे कहाँ पे है, मेमोरी के अंदर है। अगर आपकी ये मेमोरी एरिया वॉश हो जाए तो क्या होगा, वो सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचाने के लिए आपका डाटा रेगुलर ग्रुप के अंदर राइट किया जाता है। तो यहां से डाटा फाइल्स के अंदर कब राइट किया जाता है, लेट्स से बहुत सारी डाटा फाइल्स के अंदर डाटा चेंज हुआ और वो चेंजेस होंगी आपकी डाटाबेस बफर कैशे के अंदर। तो आपके पास एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं डीबी राइटर। वो क्या करता है, डीबी राइटर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो ऐसा डाटा जो कि डाटाबेस बफर कैशे में चेंज हो चुका हुआ है और वो कमिटेड है, वो डाटा उठाए और अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर जाके राइट करे, जहां से वो रीड हुआ था वहां पे जाके राइट करे। ये डीबी राइटर ने काम करना था। डीबी राइटर हर वक्त राइट नहीं कर रहा होता, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डीबी राइटर अगर हर वक्त राइट करेगा तो आईओ डाटाबेस में बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक चीज आपने याद रखनी है कि डीबी राइटर मिनिमम क्या राइट करता होगा, क्या चीज राइट करेगा। आपके एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में 500 रोज है, उस 5 रोज में से एक रो में एक कॉलम चेंज हुआ है, डीबी राइटर क्या राइट करेगा, वो एक रो का एक कॉलम राइट करेगा या पूरा ब्लॉक राइट करेगा। यस, मिनिमम यूनिट ऑफ आईओ मैंने पहले बताया था इज वन ब्लॉक, तो ओरेकल पूरा ब्लॉक ये दोबारा राइट करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर चेंज। तो डेटाबेस राइटर को जो डाटा राइट करना होता है वो बल्क डाटा होता है, वो काफी ज्यादा डाटा होता है, ठीक है। जबकि लॉग बफर के अंदर जो डाटा जाता है वो ब्लॉक नहीं जाता या पूरी रो भी नहीं जाती, वो चेंज वेक्टर जाता है, उसको कहते हैं चेंज वेक्टर। दैट इज कॉल्ड ना चेंज वेक्टर, जो आपके लॉग बफर के अंदर कॉपी किया जाता है, लॉग बफर से वो रेगुलर ग्रुप के अंदर जाता है। चेंज वेक्टर क्या होता है, चेंज वेक्टर होता है वो पर्टिकुलर कॉलम की पुरानी वैल्यू, उसकी नई वैल्यू और उसकी लोकेशन, जिसको रो आईडी या कुछ भी कह सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, पूरी रो नहीं जाती, पूरा ब्लॉक नहीं जाता। तो लॉग राइटर ने कम डाटा राइट करना होता है, तो इसलिए लॉग राइटर जल्दी जल्दी डाटा राइट कर लेता है और फिर डेटाबेस राइटर वेट करता है जब बल्क डाटा हो जाए बफर कैशे के अंदर। उसको कहते हैं आपका ऐसा डाटा जो कि डेटाबेस फाइल्स में से रीड हो और बफर कैशे के अंदर आए और बफर कैशे के अंदर आके चेंज हो जाए, उसको डर्टी ब्लॉक्स कहते हैं, उसको डर्टी बफर्स या डर्टी ब्लॉक्स कहा जाता है, डर्टी बफर्स कहा जाता है। ऐसा डाटा जो कि आपकी डाटा फाइल्स में से रीड हो, डाटाबेस बफर कैशे के अंदर आए और कैशे में किसी वक्त चेंज हो जाए, वो उसमें से एक रो के अंदर एक कॉलम ही चेंज हो जाए, तो ऐसे डाटा को डर्टी बफर्स कहते हैं या डर्टी ब्लॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस राइटर इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट डर्टी बफर्स फ्रॉम डेटाबेस बफर कैशे टू अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स। अच्छा, ये कब राइट करता है, एक इवेंट होता है डेटाबेस के अंदर जिसको कहते हैं चेक पॉइंट। जब चेक पॉइंट अकर होता है तो डेटाबेस राइटर उस वक्त राइट करता है। अच्छा, चेक पॉइंट कब अकर होता है, चेक पॉइंट आप टाइम बेस्ड कर सकते हैं कि यार 10 मिनट बाद चेक पॉइंट हो जाए, 5 मिनट बाद चेक पॉइंट हो जाए, या फिर आपकी डेटाबेस बफर कैशे 1/3 फुल हो जाए तब चेक पॉइंट अकर होता है, या फिर आपका एक रेगुलर ग्रुप फिल हो गया 100% और आपका लॉग राइटर जो है, जब एक ग्रुप फिल हो जाता है ना, लॉग राइटर नेक्स्ट ग्रुप पे राइट करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं लॉग स्विच, दैट इज कॉल्ड लॉग स्विच। तो जब लॉग स्विच अकर हो तब चेक पॉइंट अकर होता है, या जब आप डेटाबेस को शट डाउन करें तब चेक पॉइंट अकर होता है, या जब डेटाबेस का बैकअप लें तब चेक पॉइंट। तो डिफरेंट इवेंट्स हैं जब चेक पॉइंट अकर होता है। तो जब चेक पॉइंट अकर होगा, डेटाबेस राइटर डेटाबेस बफर कैशे में से डर्टी बफर्स उठाएगा और डाटा फाइल्स के अंदर राइट करेगा। लेट्स से उसने राइट किए जी, वो सारे राइट नहीं करेगा। लेट्स से आपके पास चेंजेस हुई थी चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 99 तक, इस वक्त अभी तक हुई नहीं, वो कमिटेड में भी से सारी नहीं राइट करेगा, ठीक है। लेट्स से चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 99 तक इस वक्त होगी और जो कमिटेड है, तो हो सकता है वो चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 80 तक का डाटा उठाए और राइट कर दे डाटा फाइल्स के अंदर, और फिर नेक्स्ट जो बाकी है वो नेक्स्ट चेक पॉइंट तक वेट करे। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट। नॉर्मली जो डेटाबेस के अंदर होता है पार्शियल या इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट होता है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाटा करके राइट करा होता है डाटा फाइल्स के अंदर, ठीक है। वो आगे देखेंगे क्यों, वो कुछ पैरामीटर्स है, वो आगे डिस्कस करेंगे।
अच्छा, अभी आप ये देखें कि वो कुछ ना कुछ पार्शियल चेक पॉइंट करता है, कुछ डाटा वो उठाता है और डाटा फाइल के अंदर राइट करता है, कुछ डाटा फ्यूचर के लिए रखता है, ठीक है। नहीं, क्यों लॉक रहेगा? टेबल तो लॉक उस वक्त रिलीज हो जाएगा जब आप कमिट या रोल बैक करेंगे, उसका तो उससे लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, डाटा राइट होने का लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस राइटर विल राइट मॉडिफाइड डाटा फ्रॉम डेटाबेस बफर कैशे टू अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स ऑन चेक पॉइंट, ठीक है। जब चेक पॉइंट होगा तो तब राइट करेगा। चेक पॉइंट मैंने आपको बता दिया किन सिनेरियोज में चेक पॉइंट होगा। लेट्स से उसने अभी चेक पॉइंट हुआ और डाटा फाइल्स में डाटा राइट कर दिया चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 80 तक का, हालांकि आपके पास चेंज नंबर 99 तक का डाटा था पड़ा हुआ, ठीक है। चेंज नंबर 80 तक का उसने डाटा राइट कर दिया। तो इससे पहले कि चेक पॉइंट नेक्स्ट चेक पॉइंट अगर होता आपकी मशीन आपकी डेटाबेस सर्वर रीस्टार्ट हो गया तो क्या होगा? वो जो चेंजेस थी जितनी भी आपके डाटा के अंदर, वो चेंजेस तो सारी यहाँ पे पड़ी हुई थी, चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 99 तक सारी चेंजेस आपकी बफर कैशे के अंदर है। आपकी मशीन डेटाबेस रीस्टार्ट होगी तो मेमोरी एरिया तो वॉश हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्टअप पे आएंगे तो ये बफर कैशे बिल्कुल एम्प्टी होगी, तो क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टार्टअप पे ओरेकल। अच्छा, एक और चीज इससे पहले जब वो राइट करता है ना, चेंज नंबर 1 से लेकर चेंज नंबर 80 तक उसने डाटा राइट कर दिया डाटा फाइल्स के अंदर, तो फिर हर डाटा फाइल के अंदर हेडर में राइट कर देगा कि मैंने जी 80 तक का डाटा राइट कर दिया, और कंट्रोल फाइल में भी राइट कर देगा मैंने 80 तक का डाटा राइट कर दिया डाटा फाइल्स में। ये जो नंबर है ये क्या है? ये एससीएन नंबर है ना, दिस इज एससीएन नंबर। लेकिन अब इसको हम कहेंगे चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट एससीएन भी इसको कहा जाता है, चेक पॉइंट एससीएन। इनके वो एससीएन जहां तक का डाटा आपकी डाटा फाइल में जा चुका हुआ है वो नंबर आपका चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट एससीएन कहलाता है। अच्छा, लेकिन डाटा फाइल्स के लिए चेक पॉइंट नंबर क्या एससीएन नंबर क्या होगा? 99। आपकी डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल में चेक पॉइंट नंबर क्या होगा? 80। अब अगर आपकी मशीन रीबूट हो जाती है, ओरेकल सबसे पहले जब स्टार्टअप होता है तो कंट्रोल फाइल में एससीएन नंबर उठाता है, चेक पॉइंट नंबर उठाता है और सारी डाटा फाइल्स के साथ मैच करता है और रेगुलर फाइल्स के साथ मैच करता है। अगर ये मैच हो जाता है इट मीन्स कि डाटाबेस कंसिस्टेंट डाउन हुई थी, देयर इज नो नीड टू रिकवर द डाटाबेस, वो डाटाबेस ओपन कर देता है। लेकिन अगर ये मैच नहीं होता तो फिर इट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा डाटा है जो कि डाटा फाइल में शिफ्ट नहीं हुआ। इस केस में उसको पता चल जाएगा जी 80 तक का रेगुलर ग्रुप के अंदर तो 99 तक का चेक पॉइंट नंबर है, लेकिन यहाँ पे 80 है, इसका मतलब है कि कुछ डाटा ऐसा है जो कि नहीं गया डाटा फाइल्स के अंदर। वो इंस्टेंस रिकवरी इनिशिएट कर देगा, मीन के रेगुलर फाइल में से डाटा उठाएगा और अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर शिफ्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी या इसको कैशे रिकवरी भी कहते हैं, ठीक है। और जब रिकवरी हो जाएगी अप्रोप्रिएट फाइल्स के अंदर डाटा शिफ्ट हो जाएगा तो डाटाबेस ओपन उस वक्त यूजर्स को अवेलेबल कर दीजिएगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली। ये आपका जो प्रोसेस है जी एसमॉन। एसमॉन एक प्रोसेस सिस्टम मॉनिटर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन केस अगर कोई इनके इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म करने का काम आपका एसमॉन करता है, ठीक है जी।